दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक अमीर तरीन आदमी रहता था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। दोस्तों, उस अमीर आदमी के 4 बेटे थे। वो अपने बेटों से बड़ा प्यार करता था, मगर उसे बड़ी फिक्र रहती थी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब मेरी जान निकल जाए और मेरे मरने के बाद दौलत के बंटवारे में मेरे बेटे एक दूसरे से लड़ने न लगें। दोस्तों, इत्तेफाक की बात थी कि कुछ दिनों के बाद वो अमीर आदमी ऐसा बीमार हुआ कि जिंदा रहने की उम्मीद ही कम होती चली गई। उसने अपने तमाम बेटों को पास बुलाया और अपने खास मुलाजिम को हुक्म दिया कि 4 देगों का इंतजाम किया जाए। उसने अपने बेटों को मुखातिब करके कहा कि बेटा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम आपस में मिलजुल कर रहना, क्योंकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत जायदाद छोड़ी है। मेरी चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक देग गड़ी हुई है, जो तुम अपनी अपनी पसंद से ले लेना। दोस्तों, फिर चारों बेटों को उस आदमी ने रुखसत कर दिया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब मुलाजिम चारों देगे ले आया तो बूढ़े आदमी ने मुलाजिम की मदद से उन देगों में जो भी भरना था उसने भर कर उसे अपनी चारपाई के नीचे गाड़ दिया। जब अमीर आदमी को यह एहसास हो गया कि उसकी बस चंद ही सांसें बची हैं, तो उसने अपने बेटों को फिर से अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बेटो, दान दौलत के लिए अक्सर खून खराबा होता है। मैंने अपनी सारी जायदाद 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है। तुम में से हर एक के हिस्से में एक देग आएगी। मेरे लिए तुम सब बराबर हो, मेरी आंखों के तारे हो। मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस लेने से पहले हर एक को अपना अपना हिस्सा मिल जाए। हालांकि पहले मैंने कहा था ये काम उसी वक्त हो जब मैं दुनिया से चला जाऊं। दोस्तों, चारों बेटों ने अदब से गर्दनें झुका दी। दोस्तों, बाप ने अपने सारों बेटों से कहा कि वो अपनी पसंद का चारपाई का पाया मुंतखब कर लें। उसके बाद तमाम बेटों ने अपनी अपनी पसंद के पाँव का इंतखाब कर लिया और सब मुतमन होकर बूढ़े के पलंग के साथ ही बैठ गए, ताकि प्यार भरी नजरों के सामने अपने बाप को इंतकाल करता देखें। दोस्तों, उनके बाप का इंतकाल हो गया। जब काफी दिन बीत गए, तमाम रस्में भी हो गईं, तो सारे बेटों ने मिलकर बड़े शानदार तरीके से खैरो खैरात के सिलसिले जारी कर दिए। आखिर एक दिन सब भाइयों ने फैसला किया कि अपनी अपनी देग को खोलकर देखा जाए कि हमारे मरहूम वालिद ने हमें क्या क्या दिया है। दोस्तों, चारों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की देग को निकाला। एक देग में हीरे जवाहरात थे और दूसरी देग तो सोने से भरी हुई थी, मगर तीसरी और चौथी देग में कुछ नहीं था सिवाय मिट्टी के और हड्डियों के। दोस्तों, जिन बेटों को हीरे जवाहरात और सोने वाली देगें मिली थी, वो तो बड़े खुश हो रहे थे, और जिनके हिस्से में मिट्टी और हड्डियों से भरी देगें आई थीं, वो बड़े नाराज थे और बड़े गुस्से में थे। उन्होंने ऐसी देगें कबूल करने से इनकार कर दिया और शिकायत करते हुए कहने लगे कि हमारे मरहूम बाप ने तो कहा था कि तुम सबको मलकियत में बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि चारों भाई अपने बाप को बड़ा इंसाफ पसंद और नेक दिल मानते थे, इसलिए उन्होंने आपस में झगड़ा करने के बजाय ये मुनासिब समझा कि किसी अक्लमंद आदमी को तलाश किया जाए जो ये बता सके कि मिट्टी और हड्डी वाली देगें लेकर वो क्या करेंगे। उनके बाप ने इन 2 भाइयों के साथ ये नाइंसाफी क्यों की है। दोस्तों, वो सारे भाई अक्लमंद इंसान की तलाश में निकल पड़े। बहुत सारी तलाश करने के बावजूद उन्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उनके दरमियान फैसला कर सके। आखिर में उन सबको ये ख्याल आया कि बादशाह सलामत के दरबार में हमारे वालिद की बड़ी इज्जत थी, इसलिए बेहतर होगा कि हम बादशाह के पास जाएं और बादशाह से पूछें कि उसकी इस बारे में क्या राय है। जिनको बहुत माल मिला था, उन्होंने भी यही सोचा कि बादशाह बड़ा अक्लमंद आदमी है। हमारे 2 भाई
मलकियत से क्यों महरूम रहें? इसमें जरूर कोई हिकमत की बात छुपी हुई है। जो 2 देगें मालो दौलत के बगैर थीं, यानी जिसमें मट्टी और हड्डियां भरी हुई थीं, वो अपने बाप से नाखुश थे और वो सारे लोग मिलकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में उन्होंने देखा एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं शिकार करने जा रहा था। चारों भाई तेजी से आगे बढ़े और बड़े भाई ने शहजादे से पूछा, शहजादे मियाँ, हमारे बादशाह सलामत यहाँ तशरीफ रखते हैं क्या? शहजादा बड़ी बेरुखी से बोला, वो महल में मौजूद हैं, मगर कुछ दिमागी खलल है। शहजादा ये कहकर आगे बढ़ गया। दोस्तों, चारों भाई सोचने लगे कि ऐसा मेहरबान, खुदा तरस और नेक दिल बादशाह भला पागल कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा शायद शहजादा अपने बाप से नाराज है, इसलिए हमें टालने के लिए इस तरह की बेहुदा बात कर रहा था। चुनाचे वो महल पहुंच गए। जब बहुत से दरबानों और मुहावजों से इजाजत लेकर वो महल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात शहजादी से हुई, जो शाही बाग में अपने खादमाओं के साथ मौजूद थी। दरियाफ्त करने पर शहजादी ने बताया कि बादशाह अपने दरबार में बैठा है, मगर अंधा हो गया है। ये बात सुनकर चारों भाइयों को बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें ताज्जुब भी हुआ कि शहजादे ने बाप को पागल कहा तो उसकी बेटी उसे अंधा कह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। दोस्तों, चारों भाई कई साल पहले अपने बाप के साथ महल की एक आलीशान तकरीब में आए थे। दोस्तों, उनका बाप जो कि अमीर तरीन आदमी था, वो एक किसान भी हुआ करता था। उसने बड़ी फसलें उगाई थी। वो अपनी फसलों पर बड़ी मेहनत से काम करता था और उसने जवानी से ही खेती बाड़ी करके इतनी सारी मालो दौलत कमाई थी कि वो अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी बन गया था। दोस्तों, बादशाह की मलका भी उन भाइयों को पहचानती थी, इसलिए वो बेधड़क एक खादमा के साथ मलका के पास जा पहुँचे। तो मलका कहने लगी, 12 महीने पहले बादशाह तो मर चुका है। दोस्तों, वे सुनकर बड़े हैरानों परेशान रह गए और मायूस होकर वापस जाने लगे। तो मलका ने उन्हें रोका और कहने लगी, बेशक तुम बादशाह के पास जाओ, वो दरबार में है, लेकिन मेरे लिए तो वो कई साल पहले ही मर चुका है। दोस्तों, अब चारों भाइयों की जान में जान आई और उन्हें लगा कि बादशाह से उसके खानदान के सारे लोग तंग हैं। दोस्तों, मलका ने उन्हें खास खादमा के साथ बादशाह के पास भिजवा दिया। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वहां पर कोई हजूम नहीं था, लेकिन बादशाह अपने एक वजीर से कुछ मशवरे कर रहा था। जैसे उसकी नजर उन चारों भाइयों पर पड़ी तो वो पहचान गया कि ये मरहूम किसान के बेटे हैं। इसलिए बादशाह ने बड़ी शफकत से उन सारों का इस्तकबाल किया और हाथ के इशारे से उन्हें करीब आने को कहा। जब वो चारों भाई बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने वजीर को उनके वालिद की खूबियां बताईं और उनकी वफात पर अफसोस का इजहार करने के बाद बोला कि तुम सब लोग वजीर के पास वाली जगह पर बैठ जाओ। तब बड़ा भाई कहने लगा, बादशाह सलामत, हम एक खास मकसद के तहत आपके पास आए हैं। दोस्तों, बादशाह ने चारों भाइयों की जुबानी जब ये तमाम किस्सा सुना तो उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, बल्कि खामोशी से सोचता रहा कि आखिर ये क्या माजरा है। चारों भाई सोच में थे कि बादशाह सलामत आखिर क्या फरमाते हैं। उन्हें ये तो मालूम था कि बादशाह बड़ा दाना आदमी है और उसकी अक्लमंदी पूरे मुल्क में फैली हुई है। अचानक बादशाह की जुबान से ये अल्फाज निकले कि तुम्हारे वालिद ने बहुत अच्छा किया है। ये सुनकर उन दो भाइयों के मुंह लटक गए जिनकी देगों में हड्डियां और मट्टी थी। अक्लमंद बादशाह को एहसास हुआ तो उसने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, जिनको हीरे जवाहरात मिले हैं उनकी किस्मत में सोना और हीरे जवाहरात हैं, लेकिन जिन्हें मट्टी और हड्डी की देगें मिली हैं उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मट्टी का मतलब है कि वो बेटा तमाम जमीनों का मालिक होगा
जिसकी देग में मट्टी है, और हड्डियों वाले का मतलब ये है कि तमाम घोड़े, ऊंट और दूध देने वाले जानवरों का मालिक वो हड्डियों की देग वाला होगा। दोस्तों, बादशाह ने जब ये कहा तो सारे भाई खुश हो गए और बड़े अदब से कहने लगे कि बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, बादशाह का साया हमारे सरों पर कायम रहे। हम आपके खादिम हैं, आप जो कहेंगे हम आपकी खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों, रुखसत होते वक्त बड़े भाई को शहजादे, शहजादी और बादशाह की मलका का ख्याल आया। उसने बादशाह से कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी जुबान पर ऐसी बातें लाना चाहते हैं जिनका ताल्लुक आपकी जात से है। तो बादशाह फौरन बोला, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। तो बड़ा भाई कहने लगा कि बादशाह सलामत, जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होने आ रहे थे तो रास्ते में आपके बेटे से मुलाकात हुई थी, जिसने कहा था कि बादशाह पागल हो गया है। फिर महल के अंदर हमें आपकी बेटी यानी शहजादी साहिबा मिली, तो उन्होंने भी आपके बारे में बुरे इल्काबात का इस्तेमाल किया और हाथ तो यूं हो गई जब मलका आलिया ने हमारी बात भी नहीं सुनी और आगे से कह दिया कि बादशाह तो 1 साल पहले मर चुका है। दोस्तों, बादशाह मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी मेरी मलका यही समझती है कि मैं उसके लिए मर गया हूँ। और शहजादा और शहजादी और मलका ने जो कुछ कहा है, मैं तुम्हें इन बातों का सब मतलब समझाता हूँ। दोस्तों, बादशाह कहने लगा कि मेरा बेटा यानी शहजादा 18 साल का होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि उसकी तालीम और तरबियत में जो भी कमी रह गई है वो पूरी हो जाए और उसकी शादी के लिए जो कुछ मैं चाहता हूँ वो 2-3 वर्षों में उसका इंतजाम भी कर लूँ। तो ये तख्तो ताज उसको सौंप कर अपनी बाकी जिंदगी दरवेशी में गुजार दूँ। मगर वो तो हथेली पर सरसों जमाना चाहता है, यानी जल्दी से उसकी शादी कर दी जाए और तमाम हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी वो इस सल्तनत को संभालने का अहल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो अभी मेहनत करे। इसलिए मेरा बेटा मुझे पागल समझता है। शहजादी का मामला भी कुछ यूं ही है। खैर से वो भी जवान है और मैं तलाश कर रहा हूँ कि कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो शहजादी की शादी कर दी जाए। उसकी तालीम और तरबियत भी मेरे ख्याल में अधूरी है, मगर वो सोचती है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, इसलिए वो मुझसे नाखुश रहती है और मेरी इज्जत नहीं करती। और मेरी मलका जिसने कहा था कि मैं तो 1 साल पहले ही उसके लिए मर गया हूँ, वो सैरो तफरी पर जाना चाहती है और ऐशो इशरत में महल का खजाना उड़ाना चाहती है। लेकिन मैं उसे ऐसा करने से मना करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की का राज हमारे लोगों की मेहनत पर मुनहसर है। सारे लोग इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, तभी तो इस मुल्क के मामला चल पाते हैं। अगर मैं अपनी बीवी की बातें मान लूंगा तो तमाम सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरी बीवी भी मुझसे नाखुश रहती है। मगर मलका को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे जो तख्तो ताज दिया है वो ऐश करने को नहीं दिया, ये तमाम लोगों के भले के लिए दिया है। मैं एक इंसाफ पसंद बादशाह हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के लोग भूखे सोएं और मैं आराम से सुकून से ऐश में पड़ा रहूं। बादशाह का तो यही काम होता है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखे और उनकी भलाई के लिए काम करता रहे। दोस्तों, चारों भाइयों को एहसास हो गया कि वाकई उनका बादशाह बड़ा नेक दिल, अक्लमंद और दाना आदमी है। सबने बड़ी अदब से बादशाह से रुखसत होने की इजाजत मांगी, तो बादशाह ने उन्हें दुआएं देते हुए रुखसत किया और कहना कि बेटा मेरी बात याद रखना कि हमेशा मिलकर रहना, इत्तेफाक में रहने से बड़ी बरकत होती है। और तुम लोगों के हिस्से में तुम्हारे किसान बाप ने जो भी जायदाद छोड़ी है, तुम्हें उससे खुश होना चाहिए और मिलकर अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए।
दोस्तों صدیوں پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی عورت تھی۔ دوستوں ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا اور آندھی اور طوفان کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کے سب سپاہی اور ساتھی اس سے بچھڑ گئے تھے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے بادشاہ کو واپسی کی فکر ہونے لگی، لیکن بادشاہ رستہ بھٹک گیا تھا، اس لیے بادشاہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا تھا، جنگل میں رات نہیں گزاری جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کو کوئی محفوظ پناہگاہ کی تلاش تھی۔ چلتے چلتے بادشاہ کو ایک جگہ دھواں نظر آیا تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ نیک دل بادشاہ نے جب جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ میں مسافر ہوں اور رستہ بھٹک گیا ہوں، باہر موسم خراب ہے لیکن مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ دوستو بوڑھے کی ایک خوبصورت جوان بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا آدمی لکڑیاں کاٹ کر اسے شہر میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کیا۔ کھانا سادہ تھا لیکن بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر لڑکی نے بادشاہ کے لیے ایک آرام دہ بستر بنا کر دیا۔ دوستو اس طرح بوڑھے اور اس کی بیٹی نے بادشاہ کا بہت اچھا خیال رکھا۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا، مگر اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھے سے خیال رکھا تھا۔ دوستو بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، لیکن وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی، تو بادشاہ نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ دوستو بادشاہ کے چچا کی بیٹی کو اس بات کا بڑا دکھ پہنچا اور وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر اگلے سال دوسری بیٹی ہوئی۔ تب دبے لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، حکومت تو لڑکا ہی سنبھالتا ہے اور آپ کی سلطنت کو ایک وارث چاہیے، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ لیکن دوستو بادشاہ نہیں مانا۔ جب بادشاہ کے چچا کی بیٹی نے دیکھا کہ اس کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں ایک سانپ چھوڑ دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں پر بادشاہ نے پھر بھی شادی نہیں کی۔ جب بادشاہ کے چچا کی بیٹی نے دیکھا کہ اس کی دال نہیں گل رہی تو ایک دن اس نے چپکے سے وزیر کو ساتھ ملا کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں بادشاہ بھی مر گیا۔ اس طرح بادشاہ کے چچا اور اس کی بیٹی نے ساری حکومت خود سنبھال لی۔ دوستو بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ کے چچا کی بیٹی جلد ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل حکمران کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گیا۔ دوستو بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر ایک جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں بالکل جوان ہو چکی تھیں۔ اسی دوران بوڑھی نوکرانی بہت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں بچیوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حقیقت میں شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ دوستو نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تیتر کے شکار کیے اور اپنے دوست کو دیے کہ وہ ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے بھون کر لے آئے۔ دوستو خود شہزادہ
एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा तो उसके दोस्त ने तीतर साफ किए और मशकीजे से धोए और थोड़ा दूर आग जलाकर भूनने लगा तो उसकी नजर सामने झोंपड़ी पर पड़ी जहां एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। लड़की शहजादे के दोस्त को देखकर बड़ी हैरान हुई और वो लड़का भी बड़ा हैरान था कि इस घने और सुनसान जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। वो उठकर उस लड़की के पास आया और लड़की से उसका नाम पूछने लगा तो शहजादे के दोस्त को जलने की बू आई तो वो लड़का भागकर वापस आया तो उसने देखा कि तीतर जल चुका था। दोस्तों, शहजादे का दोस्त एक वजीर का बेटा था। ये देखकर वजीर का बेटा बड़ा परेशान हुआ तो लड़की कहने लगी कि मैं तुमको तीतर भून के देती हूँ। दोस्तों, फिर उस लड़की ने उसे तीतर भून के दिए। शहजादा काफी देर से इंतजार कर रहा था कि वजीरजादे ने इतनी देर कहाँ लगा दी। पहले तो वो बड़ी जल्दी भून लिया करता था। दोस्तों, वजीरजादा जब भुने हुए तीतर लेकर वापस आया तो शहजादे ने खाए तो शहजादा हैरान हुआ और पूछने लगा कि ए दोस्त, आज तुमने इतने मजेदार तीतर कैसे भून लिए? आज से पहले तो तुम्हारे हाथों में ये लज्जत कभी नहीं थी। तब वजीरजादा कहने लगा कि यहाँ से थोड़ा दूर एक झोंपड़ी है, उसमें एक हसीन लड़की रहती है। ये तीतर मुझे उसी ने भून के दिए हैं क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया और मेरे भुने हुए तीतर जल चुके थे। दोस्तों, इधर छोटी शहजादी वापस झोंपड़ी में आई। वो जंगल की दूसरी तरफ नदी पर कपड़े धोने गई थी तो बड़ी बहन ने उसे वजीरजादे के मुतल्लक सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे वो मुझे देखता रहा और उसके लाए हुए तीतर जल गए थे। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, देखना अब वो शहजादे को लेकर आएगा और तुम इतनी खूबसूरत हो कि शहजादा तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम शहजादे के साथ चली जाना और शादी कर लेना और मेरे बारे में शहजादे को कुछ न बताना। दोस्तों, बड़ी शहजादी ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो छोटी शहजादी कहने लगी कि अच्छा, मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल आई और जब वो वापस आई तो उसके पास बहुत छोटे छोटे सफेद फूल थे जो उसने अपनी बड़ी बहन को दिए और कहने लगी कि जब शहजादा तुमको लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में ये फूल एक एक कर गिराती जाना। इस तरह मैं तुम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाऊंगी। दोस्तों, सारी बात समझाकर छोटी शहजादी झोंपड़ी से निकलकर एक दरख्त के पीछे छुप गई। इतने में शहजादा और उसका दोस्त झोंपड़ी में आ गए। दोस्तों, जैसे ही शहजादे की नजर बड़ी बहन पर पड़ी तो वो उस पर फिदा हो गया। जब शहजादे ने पूछा तो शहजादी अपनी छोटी बहन की समझाई हुई बातें शहजादे को बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मेरी माँ कुछ दिन पहले मर गई थी और मेरा बाप एक लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचकर गुजर बसर करता था कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा बाप एक लकड़हारा था और जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचकर गुजर बसर करता था। इसलिए अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेली ही रहती हूँ। दोस्तों, शहजादे ने जब ये सुना तो शहजादे ने फौरन ही लड़की को शादी की पेशकश की और उसे साथ चलने को कहा तो शहजादी शहजादे के साथ चलने को तैयार हो गई। दोस्तों, शहजादी ने एक गठड़ी ली जिसमें सफेद फूल थे। शहजादे ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और वो दोनों चल दिए। बड़ी शहजादी एक एक करके फूल गिराती रही। इधर छोटी शहजादी दरख्त के पीछे से बाहर निकली और वो सफेद फूलों के पीछे पीछे चलने लगी। दोस्तों, शहजादा शहजादी को लेकर महल में पहुंचा और सीधा बादशाह और मलिका के पास आया और उनको शहजादी की सारी दुख भरी कहानी सुनाई और उनसे कहने लगा कि वो शहजादी से दूसरी शादी करना चाहता है। दोस्तों, शहजादे की पहली बीवी उसके खाला की बेटी थी और उसकी खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब उन माँ बेटी को पता चला तो उन्हें शहजादे पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन शहजादे की बीवी जानती थी कि शहजादा जिस काम की ठान लेता है वो आखिर करके ही रहता है। इसलिए उसने ज़ाहिरी तौर पर खुशी का इजहार किया और कहने लगी
कि कितना अच्छा लगेगा कि शहजादे की फिर से शादी होगी और हम शौकने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। दोस्तों, इस तरह धूमधाम से शहजादे की शादी हो गई। छोटी शहजादी भी फूल चुनते चुनते 2 दिन के बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का समा था। छोटी शहजादी ने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा जान, क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो वो बूढ़ी कहने लगी कि हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी खूबसूरत लड़की मिली है। शहजादा उससे शादी करने लगा है, इसलिए सारा शहर इसी तैयारी में लगा हुआ है। तो लड़की ने बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और ना ही मेरे पास रहने की कोई जगह है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि हाँ, आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दोस्तों, बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर चुकी थी। तो बूढ़ी औरत ने छोटी शहजादी से कहा कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। दोस्तों, ये बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से इसने काम काज छोड़ दिया था। शहजादी ने कहा, ठीक है, पर अम्मा मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे महल में काम दिला सकती हो? तो बूढ़ी औरत शहजादी को लेकर महल की जानब चल पड़ी, जहाँ हर तरफ शादी के शादियाने बज रहे थे। बूढ़ी अम्मा जब उस लड़की को लेकर महल में पहुंची तो सामने ही उसे शहजादे की पहली बीवी नजर आई। बूढ़ी अम्मा ने उसे बताया कि ये मेरी भांजी है, इसको महल में काम पर रख लें। तो शहजादे की पहली बेगम ने कुछ देर तक छोटी शहजादी को देखा, फिर कुछ सोचते हुए वो उसे अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, यहाँ महल में सब कनीजें मलिका की ताबेदार हैं, मैं किसी को भी नहीं खरीद सकती। तुम अगर मेरे लिए काम करोगी, जैसे मैं कहूँगी, अगर तुम वैसे ही करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और जेवर दूंगी। दोस्तों, छोटी शहजादी जान चुकी थी और उसे उसकी बातों से साजिश भी नजर आ रही थी, इसलिए जल्दी से उसने कहा कि हाँ जी मलका साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी ये बात सुनकर शहजादे की पहली बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, अभी मैं मलका नहीं हूँ, अभी मैं मलका की बहू हूँ, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप मलिका बन जाएंगी। जिस पर पहली बीवी कहने लगी कि तुम बहुत काम की औरत लगती हो, बस तुम आज से इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। उस पर छोटी शहजादी कहने लगी कि जी जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दोस्तों, शहजादे की पहली बीवी उस लड़की को लेकर बड़ी शहजादी के कमरे में आई और उसे कहने लगी कि ये आज से तुम्हारी कनीज है, तुमको जो भी काम हो इससे करवा लेना। दोस्तों, जब बड़ी बहन ने छोटी बहन को देखा तो वो बड़ी खुश हुई और जल्दी से उसने पहली बीवी का हाथ थामा और कहने लगी कि आप कितनी अच्छी हैं। शहजादी की पहली बीवी कहने लगी कि मुझे महल में बहुत काम है, मैं वो जरा करके आती हूँ। दोस्तों, उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी ने बड़ी को ये नहीं बताया कि पहली बीवी उससे क्या काम करवाना चाहती है। दोस्तों, इस तरह शहजादी की शादी हो गई। सब लोग बड़े खुश थे सवाए शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन पहली बीवी के पास रहती थी और वो दोनों मिलकर सोचती रहती थीं कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़े दिनों के बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर बड़ी बीवी के लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मलिका बादशाह और शहजादा बड़े खुश थे, इसलिए सब मिलकर शहजादी का बड़ा खास ख्याल रखते थे। उधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर ये सोचने लगी कि क्या किया जाए। दोस्तों, छोटी शहजादी पहली बीवी की साजिशों से बड़ी परेशान थी। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चलो। अब छोटी शहजादी उसको ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादे की बड़ी बीवी उससे कितना जलती है। अगर वो उसे बता देती तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने उसका बहुत ख्याल रखती थी। दोस्तों, छोटी बहन की बात सुनकर
बड़ी कहने लगी कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें मैंने उस वक्त कहा था कि मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा के रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद शहजादी जानती थी कि अब बताने का मतलब ये था कि शहजादियाँ झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया था। शायद ये दोनों बहनें किसी साजिश के तहत महल में आई हैं। ये सोचते हुए छोटी बहन ने सख्ती से बड़ी को मना कर दिया कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब विलादत का वक्त करीब आया तो शहजादी की पहली बीवी ने दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो तुम बच्चे को उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा, ये काम मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। चुनाचे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दे दिया और कहा कि जाकर इसको मार दो, और उन्होंने उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख दिया। दोस्तों, छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से घर आई और बड़ी अम्मा से कहा कि अम्मा, ये बच्चा मेरी बड़ी बहन का है, इसका जिक्र किसी से मत करना, इसको बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूँ। दोस्तों, बड़ी अम्मा ने भी कोई सवाल नहीं किया क्योंकि छोटी शहजादी बहुत जल्दी में थी। उसने बच्चा रख लिया। जब शहजादी महल में वापस आई तो वहाँ अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बड़े अफसरदा और परेशान थे। शहजादी रो रही थी और कहती जा रही थी कि ये झूठ है, पर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा था। छोटी शहजादी ने एक बार फिर अपनी बहन से बोला कि वो मेरे साथ चले, महल वालों को छोड़कर हम अपनी दुनिया बसाते हैं। लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी कि वो शहजादे से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो शहजादे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोस्तों, छोटी शहजादी रोते हुए घर आई और उसने सारा किस्सा अपनी बूढ़ी अम्मा को सुनाया तो उस पर अम्मा कहने लगी कि तुम अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। जब वक्त आया तो खुद ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे वक्त गुजरने लगा। उसी दौरान बादशाह की तबीयत बड़ी खराब हुई और वो सेहतमंद नहीं हो सका और कुछ दिनों के बाद बादशाह फौत हो गया और अब शहजादी को बादशाह बना दिया गया। तो शहजादी की माँ अपने शोहर की वफात के बाद गोशा नशीन हो गई, इसलिए सारी मुमलकत की जिम्मेदारी बादशाह और उसकी दोनों मलकाओं ने संभाल ली। एक बार फिर छोटी मलका उम्मीद से हुई और अब की बार बड़ी बेगम ने छोटी शहजादी को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की पैदाइश पर वहाँ पर कुत्ते का बच्चा रख देना। इस पर छोटी शहजादी कहने लगी कि ऐसा ना करें, आपकी भी औलाद नहीं है और बादशाह को वली अहद की बड़ी जरूरत है। तो मलका गुस्से से कहने लगी, अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो यहाँ से चली जाओ, ये काम मैं किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी शहजादी फौरन ही कहने लगी कि अरे नहीं मलिका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी। दोस्तों, छोटी शहजादी ने एक बार फिर छोटी मलका जो कि उसकी बहन थी उसको समझाया कि यहाँ से चले चलते हैं। फिर छोटी मलका ने कहा कि अब तो मैं मलिका बन गई हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। दोस्तों, छोटी शहजादी उसकी ये बात सुनकर मातम करके रह गई और विलादत का वक्त दोबारा से करीब आ गया। एक बार फिर छोटी शहजादी ने बच्चा पैदा होते ही उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी पहले की तरह उसे पिछले दरवाजे से लेकर अपने घर में आई और अम्मा को दे दिया और खुद उल्टे पांव महल वापस भाग गई। दोस्तों, महल में कोहराम मचा हुआ था। बड़ी मलका ने कहा कि मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली का बच्चा पैदा किया और दूसरी बार इसने कुत्ते का बच्चा पैदा किया। अब इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, वरना अगले साल न जाने ये क्या पैदा करेगी। दोस्तों, बादशाह भी बड़ा मायूस हो चुका था, इसलिए उसने अपने वजीरजादे को, जो कि अब बाप की जगह वजीर बन चुका था, उसे हुक्म दिया
कि वो एक बड़ा सा पिंजरा बनवाए और छोटी मलका को उसमें बंद करके शहर के चौक में रख दिया जाए और सारे लोग आते जाते इस पर थू थू करें। दोस्तों ये सजा इसको 3 दिन दी जाएगी और उसके बाद इसे ताउम्र कैद खाने में डाल दिया जाएगा। दोस्तों वजीर ने बादशाह को समझाने की बड़ी कोशिशें की कि न जाने मुझे लगता है कि छोटी मलका मासूम है, पर बादशाह नहीं माना। आखिरकार एक बड़े पिंजरे में शहजादी को शहर के चौक में रख दिया गया, जहां हर आने जाने वाले लोग उस पर थूकते थे। 3 दिन के बाद छोटी मलका को कैद खाने में डाल दिया गया। बड़ी मलका ने जो चाहा था वो उसे मिल चुका था। बादशाह के साथ वो बड़ी खुश थी। कभी कभी बादशाह को छोटी मलका की याद तो आती थी, पर साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते थे, तो वो मलका से नफरत करने लगता था। दोस्तों इधर छोटी शहजादी ने मलिका से कहा कि अब उसकी शादी है, इसलिए वो महल में काम छोड़कर जा रही है। दोस्तों मलिका को कनीजाओं की कमी तो कोई नहीं थी। छोटी शहजादी बूढ़ी अम्मा और दोनों शहजादों को लेकर जंगल में वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई और दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। 5-6 साल के बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने आया, तो बादशाह और वजीर अपने घोड़ों को नदी के किनारे पानी पिलाने लगे। अभी वो घोड़ों को पानी पिला ही रहे थे कि देखते हैं कि वहाँ 2 नहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए खेल रहे हैं और वो नदी के किनारे अपने लकड़ी के घोड़ों को पानी पिला रहे थे और साथ ही गाना गा रहे थे कि काठ का घोड़ा लोहे की लगाम पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। दोस्तों अब बादशाह उनके पास गया और प्यार से बोला कि प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की भी लगाम होती है? उस पर बड़े लड़के ने बोला कि क्या कभी एक इंसान औरत भी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? तो बच्चे की इस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चूक गए। तो बादशाह कहने लगा कि ऐ बच्चे, ये सबक तुमको किसने पढ़ाया है? इस पर बच्चे बोले कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी खाला कहाँ रहती है, मुझे अभी उसके पास ले चलो। दोस्तों बच्चे बादशाह और उसके वजीर को झोंपड़ी में लेकर आए, जहाँ काफी अरसा पहले बादशाह आया था और शहजादी को अपने साथ वहाँ से लेकर गया था। दोस्तों बादशाह यहाँ अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया और पूछा, ऐ लड़की, ये बच्चे कौन हैं और ये सारा क्या माजरा है? तो छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। मुझे पता था कि महलों में साथी होती हैं। इस पर बादशाह ने कहा कि तुम्हें पहले ही सब कुछ कैसे पता था? इस पर शहजादी बोली कि हम कोई आम जात लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आप ही की तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आया था और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो कि एक लकड़हारे थे, उनके पास पनाह लेने आया था। वहीं उनको हमारी माँ बड़ी पसंद आ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली थी। मगर महल में ना सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ साजिशें हुई, बल्कि हमारा बादशाह बाप भी उन साजिशों का शिकार हो गया और साजिशों ने कैसे हमारे माँ बाप को मार डाला और हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप की एक वफादार कनीज वहाँ से रात बेरात लेकर उस जंगल में आ गई, वरना हम भी जिंदा नहीं बचते। इसलिए मैंने अपनी बहन को मना किया था कि वो हमारा रिश्ता किसी से बयान न करे। अगर महल में सब ठीक हुआ तो थोड़े ही अरसे के बाद मैं सामने आ जाती। मगर महल में पहुंचने के बाद मुझे ये इल्म हुआ कि बहुत जल्दी बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपकी मलका ने इत्तेफाक से मुझसे यही सारा काम करवाना था। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ मिलकर साजिशें कर रही है वो दोनों आपस में बहनें हैं। तब फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर महल छोड़ने और बड़ी मलका की सजा तक सारा किस्सा रो रो कर बादशाह को सुना दिया और बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आप ही के बेटे हैं। दोस्तों बादशाह ने ये सुनकर दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादी की कहानी सुनते हुए रोने लग गए। जब शहजादी सारी कहानी सुना चुकी
تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ملکہ کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ مگر شہزادی نے اسے روک لیا اور کہنے لگی کہ وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہیں، پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کریں۔ دوستو بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بڑی پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جو چھوٹی ملکہ نے قید خانے میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور وزیر جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چپکے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے چھپی نہیں تھی، اس نے مسکراتے ہوئے وزیر کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ دوستو وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر محل کی طرف چل پڑا اور واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائیں اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ دوستو اس طرح ملکہ کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا اور بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا تو چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے سارا قصہ سنتی رہی۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ دونوں بچے اس کے اپنے ہی بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگائے بڑی دیر تک روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج تمہیں اختیار ہے کہ وہ بڑی بیگم کو جو چاہے سزا دے دے، مگر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ میں اسے معاف کرتی ہوں۔ پہلی بات، جو وقت میں نے قید خانے میں گزارا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، اور دوسرا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں بڑی بیگم کو کوئی سزا نہیں دوں گی۔ دوستو بڑی بیگم جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو وہ روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دوستو محل میں جشن کا اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا تو چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ دوستو کچھ دن کے بعد وزیر اور چھوٹی شہزادی کی شادی کر دی گئی اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔